Hello class, hope you all will be fine. In my today's video, I'm gonna explain you second part of fourth lesson, A Truly Beautiful Mind, from paragraph 10. Guys, this is the 10th paragraph given on page number 49. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the bedding off. ये पैरा हमें बता रहा है आइंस्टाइन के पर्सनल लाइफ के बारे में कि एट द टाइम व्हेन ही वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स की जब वो सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम पर जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी इट वाज अनरेवलिंग दैट मीन्स स्टार्टिंग टू फेल। जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी मिलेवा के साथ वो फेल होती जा रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। अल्बर्ट स्टडी की फिनिश होते ही मिलेवा से मैरिज करना चाहते थे, लेकिन जो उनकी मदर थी शी वॉज अगेंस्ट इट उसके खिलाफ थी। शी थॉट उनको ये लगता था दैट मिलेवा जो कि उनसे 3 इयर्स ओल्ड है, उनके बेटे से आइंस्टाइन से 3 इयर्स ओल्ड थी, वो 3 साल बड़ी थी, तो मिलेवा की मदर को ये लगता था दैट शी वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, कि मिलेवा उनके लिए आइंस्टाइन के लिए बहुत ही बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड दैट मीन्स परेशान होना, तो वो मिलेवा की इंटेलिजेंसी से भी बहुत ही परेशान थी। ऑलरेडी वो आइंस्टाइन को झेल रही थी कि उनका बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतनी सारी चीज़ों में उलझा रहता है, तो उन्हें ये लगता था कि यदि इसकी वाइफ भी ऐसी होगी तो इनकी मैरिज लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो वो मिलेवा की इंटेलिजेंसी से भी बहुत ही ज़्यादा बॉदर्ड थी, परेशान थी, और वो कहती थी कि शी इज़ अ बुक लाइक यू। वो उनका कहना था कि मिलेवा जो है वो तुम्हारी ही तरह एक बुक की तरह है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। पुट ऑफ दैट मीन्स टाल देना, पोस्टपोन कर देना। तो आइंस्टाइन ने इन सब रीजंस से अपनी वेडिंग को पुट ऑफ कर दिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. Now what happened कि फाइनली उनकी जनवरी 1903 में मैरिज हो गई आइंस्टाइन और मिलेवा की, और उनके 2 बेटे हुए। बट फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों बाद, लेटर दैट मीन्स आफ्टर फ्यू ईयर्स जो उनकी मैरिज थी इट स्टार्टेड टू फॉल्टर्ड दैट मीन्स बिकमिंग वीक, कमजोर होते जाना। तो उनका जो मैरिज था वो वीक होने लगा, उनके बीच में फाइटिंग होने लगी। मिलेवा मीनवाइल मीन्स उस दौरान, एट दैट टाइम, तो मिलेवा जो है उस टाइम पर लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। मिलेवा की लाइफ के जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थे, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक एम्बिशन, लक्ष्य, गोल, तो उनकी लाइफ के जो एम्बिशन थे ना उन्हें वो लॉस होने लगी थी। और क्या हो रहा था? शी वॉज बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। मैरिज के बाद उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई और उनने अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को छोड़ करके एक अनहैप्पी हाउस वाइफ की तरह रहने लगी थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, इस तरह से चूंकि वो अनहैप्पी तो थी ही, तो उनके बीच में कंस्टेंट दैट मीन्स कंटिन्यूअसली, लगातार उनके बीच में फाइटिंग होती थी। और लास्ट में फाइनली जो ये कपल था, ये जो जोड़ा था, इट डाइवोर्स्ड इन 1919। और उनके डाइवोर्स के बाद आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एल्सा से उसी ईयर में मैरिज भी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to the world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. अब आइंस्टाइन की जो पर्सनल लाइफ थी, जो न्यू पर्सनल चैप्टर था, वो उनके वर्ल्ड फेम के राइज होने के साथ कोइंसाइड हो रहा था। मीन्स वर्ल्ड फेमस इसी से बना हुआ है, दैट मीन्स पॉपुलैरिटी, यश। तो वर्ल्ड में जो वो फेमस हो रहे थे, वर्ल्ड फेम में जो उनके राइज हो रहा था, बढ़ावा हो रहा था,
और उनका जो पर्सनल लाइफ का चैप्टर था, दोनों कोइंसाइडेड थे, मीन्स समरूप चल रहे थे, एक जैसे चलने लगे थे, दोनों में वो खुश थे। 1915 में उनने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जो उनकी रिलेटिविटी सापेक्षता का जो सिद्धांत था वो उनने पब्लिश किया, और इस सिद्धांत ने ग्रेविटी में एक नया इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड किया। इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, मतलब उनकी इस थ्योरी ने ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण को नए तरीके से इंटरप्रिटेट किया, व्याख्या की। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। और उसके बाद 1919 में जो एक इक्लिप्स हुआ, सन इक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, इक्लिप्स मीन्स ग्रहण, तो जो एक सन इक्लिप्स हुआ था 1919 में, इट ब्रॉट प्रूफ, इसने इस बात को प्रूफ कर दिया कि उनकी जो थ्योरी थी इट वॉज एक्यूरेट, एकदम सही थी। एक्यूरेट मीन्स एकदम सही होना। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field। आइंस्टाइन ने करेक्टली, एकदम सही इन एडवांस पहले से ही ये कैलकुलेट कर दिया था कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक, किस लिमिट तक लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार, जो स्थिर तारे हैं, फिक्स्ड स्टार हैं, उनकी लाइट किस हद तक डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होना मीन्स अपने डायरेक्शन को चेंज कर देना, विक्षेपण भी जिसे कहते हैं, जैसे लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो उन्होंने एडवांस में ही इस डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर दिया था कि ये जो फिक्स्ड स्टार की जो लाइट है वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में किस एक्सटेंट तक, किस हद तक डिफ्लेक्ट होगी। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution। और उनका ये जो वर्क था, इसे न्यूज़पेपर ने एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन, साइंटिफिक वैज्ञानिक, रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति, उनने न्यूज़पेपर ने उनके इस वर्क को साइंटिफिक रिवोल्यूशन के नाम से प्रोक्लेम किया, डिस्क्लोज किया। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। अब अपने साइंटिफिक रिवोल्यूशन के कारण, जो आइंस्टाइन ने जो ये थ्योरी पब्लिश की, उसके कारण उन्हें 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज रिसीव किया, और इसके बाद ही वाज शावर्ड विथ ऑनर्स। ऑनर्स सम्मान, शावर बौछार होना, तो उनके ऊपर ऑनर्स की बौछार होने लगी। एंड ही वाज इनवाइटेड और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से, पूरे देश से उनके लिए इनविटेशंस आने लगे, उन्हें बुलाया जाने लगा। एंड लाउडेड बाय प्रेस, प्रेस न्यूज़पेपर में उन्हें बहुत ही भरपूर तरीके से उन्हें लाउडेड, प्रेज्ड किया गया, एप्रिशिएट किया गया, उनकी तारीफ की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to United States। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had. And now they were afraid of Nazis could build and use an atomic bomb। अब 1933 में जर्मनी में जब नाजी, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, नाजीज जो हिटलर से बिलोंग करने वाले लोग थे, तो जब नाजी पावर में आए जर्मनी में, तो आइंस्टाइन उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इमिग्रेट हो चुके थे। इमिग्रेट होना मतलब कि प्रवास लेना, वहाँ पे शिफ्ट हो जाना। जब कोई दूसरी कंट्री का पर्सन कहीं और पहुँच जाता है और वहाँ रहने लगता है तो उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। 5 years later, और 5 साल बाद क्या हुआ कि बर्लिन में, जर्मनी का जो एक शहर है बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी की गई। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन भी जिसे कहते हैं, जिसकी मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है। तो बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी हुई, जिसने अमेरिकन फिजिसिस्ट पर एक अप्रूवर क्रिएट कर दिया। एन अप्रूवर दैट मीन्स वेरी अपसेट, जिससे अमेरिकन फिजिसिस्ट क्या हुए, जो अमेरिका के जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए। Many of them had fled from fascism। Fled, it is the second form of fleed, that means to run away।
आपने हिंदी में सुना होगा 9-2-11 होना, भाग जाना, ये फ्लीड है और ये फ्लैड उसका सेकेंड फॉर्म है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि फासिज्म से, फासीवाद से डरकर भाग रहे थे, जैसा कि आइंस्टीन ने किया हुआ था। एंड नाउ, और अब दे वर अफ्रेड, फियर्ड, डरना, और अब उन्हें इस बात का डर था कि जो नाजीज हैं कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, वो एटॉमिक बॉम्ब बिल्ड एंड यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territories. एक कलीग की अर्जिंग पर, कलीग साथ में वर्क करने वाला, और अर्जिंग दैट मीन्स रिक्वेस्ट, एक कलीग ने उनसे रिक्वेस्ट किया और उसकी अर्जिंग पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में। इस लेटर पे उन्होंने इस बात को वार्न किया, इस बात के लिए चेताया कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस टाइप का एक सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट बंदरगाह, एक्सप्लोड जिसे विस्फोट किया जाता है। तो इस तरह के बॉम्ब को यदि किसी एक पोर्ट पर, एक बंदरगाह पर विस्फोट किया जाता है, एक्सप्लोड किया जाता है, तो ये जो है होल पोर्ट, पूरे पोर्ट को वेल डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है, विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, साथ ही साथ सराउंडिंग टेरिटरीज को भी, सराउंडिंग जो आसपास का टेरिटरी है, रीजन है। तो उन्होंने ये बताया कि एक सिंगल बॉम्ब भी, यदि न्यूक्लियर बॉम्ब का एक सिंगल बॉम्ब भी हम यूज करते हैं और उसे एक पोर्ट पर एक्सप्लोड किया गया, तो पूरे पोर्ट को और साथ ही साथ उसकी सराउंडिंग टेरिटरी को भी बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकता है। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो आइंस्टाइन का ये जो लेटर था, तो उनके लेटर पे जो वर्ड्स थे उनका इफ़ेक्ट फेल नहीं हुआ, मतलब उनके लेटर ने काम किया, उनके लेटर का इफ़ेक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट पर हुआ। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकन ने अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट जो है एटॉमिक बॉम्ब का, उसे डेवलप किया, उनने भी एटॉमिक बॉम्ब बनाना स्टार्ट किया, एंड ड्रॉप्ड, और उसे ड्रॉप किया जापान की हिरोशिमा और नागासाकी सिटी पर अगस्त 1945 पे। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of world government. Einstein इस डिस्ट्रक्शन से, ये जो विनाश हुआ, जो भी लॉसेस हुए हिरोशिमा और नागासाकी में, उस डिस्ट्रक्शन का ये जो एक्सटेंट था, जो लिमिट थी उस डिस्ट्रक्शन की, जिस हद तक ये विनाश हुआ था, इससे आइंस्टाइन डीपली शेकन, अंदर से पूरी तरह से मूव हो गए, वो हिल गए, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इस बार उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक मिसिव लिखा। मिसिव दैट मीन्स लेटर, जो कि बहुत ही लॉन्ग और ऑफिशियल होता है। तो उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन के लिए एक पब्लिक मिसिव लिखा और उसमें उन्होंने ये प्रपोज किया, इस बात को रखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए, वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन जिस तरह से रूजवेल्ट के लिए लिखे गए लेटर ने रूजवेल्ट को इफेक्ट किया था, प्रभावित किया था, तो इस लेटर ने कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाया। मीन्स इस लेटर का यूनाइटेड नेशन पर कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. लेकिन नेक्स्ट डिकेड अ टाइम ऑफ 10 years, तो अगले जो 10 साल थे उसमें आइंस्टाइन जो थे बहुत ही इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स में वो काफ़ी एक्टिव हो गए थे और वो एजिटेट कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, किस बात के लिए, एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, कि जो आर्म्स बिल्डिंग है, जो ये जो
बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, तो आर्म्स बिल्डअप पर उनने उसकी एंड के लिए एजिटेट किया, मूवमेंट किया एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी। और आइंस्टाइन अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ कर रहे थे और कैंपेन कर रहे थे, मूवमेंट्स कर रहे थे पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए, शांति और लोकतंत्र के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and a world citizen as much as a scientific genius. जब 1955 में 76 ईयर्स की एज में आइंस्टाइन की डेथ हुई, तो उस टाइम पर उन्हें सेलिब्रेट किया गया एक विजनरी की तरह, एक वर्ल्ड सिटीजन की तरह और साथ ही साथ एक साइंटिफिक जीनियस की तरह।